हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अनवांटेड फेशियल हेयर और बॉडी हेयर को आप किस तरह से घर पे रिमूव कर सकते हैं। तो अनचाहे बालों को कैसे हटाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अलग अलग तरीके हेयर रिमूवल के जो आप घर पे कर सकते हैं और उसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी कि हार्ड बालों के लिए क्या काम करेगा, फाइन बालों के लिए क्या सही है, अगर आपको पिंपल की टेंडेंसी है तो आपके लिए क्या है, अगर आपके स्किन सेंसिटिव है तो आपके लिए क्या है, अगर बाल वाइट हो चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं। हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हर हेयर रिमूवल मेथड, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, किन बातों का आपको ध्यान में रखना है ये हेयर रिमूवल करने से पहले, वो मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे मेथड्स मैं अपनी टीन एज में और अपने कॉलेज डेज़ में इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी कि मुझे एज अ कस्टमर, एज अ पेशेंट क्या हेयर रिमूवल में क्या प्रॉब्लम आई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेयर रिमूवल मेथड का आप जो भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि जो भी तरीका आप इस्तेमाल करें उसमें ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई होती है, जैसे कि आइसोट्रेटिनॉइन जो कॉमनली पिंपल्स के लिए दी जाती है, या अगर आप कोई पिंपल की क्रीम लगा रहे हैं जैसे कोई भी ट्रेटिनॉइन, कोई अडेप्लिन, माने किसी भी तरह का रेटिनॉइड जो स्किन में ड्राइनेस ला सकता है, या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स, ऐसी कोई भी क्रीम अगर आप लगा रहे हैं तो वो सब कुछ आपको डिसकंटिन्यू करना है हेयर रिमूवल मेथड से पहले और उसके कुछ दिनों बाद स्टार्ट करना है। इसके अलावा ब्लीचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है इसके आसपास, हेयर रिमूवल मेथड्स के आसपास। और किसी भी तरह का फिजिकल या मैकेनिकल एक्सफोलिएशन यानी स्क्रबिंग या माइक्रोडर्माब्रेशन, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप हेयर रिमूवल लेज़र करने जा रहे हैं या आपने हाल फिलहाल में ही हेयर रिमूवल लेज़र किया है, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके चेहरे पे एक्टिव पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो ये सही समय नहीं है हेयर रिमूवल मेथड्स का। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है या रोजेशिया प्रोन है, आपकी स्किन रेड रहती है, तो ऐसे में भी आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए हेयर रिमूवल मेथड्स के बारे में सोचने से पहले। वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि क्या है वो कारण जिनसे किसी को बहुत ज़्यादा अनवांटेड फेशियल हेयर या बॉडी हेयर हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारण तो जेनेटिक्स है। तो जेनेटिकली भी आपने वो इनहेरिट किया हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चेहरे पे या बॉडी पे बाल हो। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोनल इश्यूज़। तो हार्मोनल इश्यूज़ में थायराइड एक कारण है। कुशिंग्स सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्मोन्स गड़बड़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर हो जाते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खान पान की वजह से होती हैं, जैसे कि पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उसमें भी बहुत ज़्यादा बाल चेहरे पर या बॉडी पे हो सकते हैं। स्टेरॉइड क्रीम लगाने से बहुत ज़्यादा अनवांटेड फेशियल हेयर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको कंज्यूम करने से आपकी हेयर ग्रोथ बॉडी पे या चेहरे पे बढ़ सकती है। देखिए, सारे हेयर रिमूवल मेथड्स को अलग अलग से बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर आपके बाल हार्ड हैं, अगर हार्ड ब्लैक कोर्स हेयर हैं, तो आप जो भी हेयर रिमूवल मेथड इस्तेमाल करेंगे उसमें बाल थोड़ा जल्दी आने के चांसेस हैं। अगर आपके बाल फाइन या सॉफ्ट हैं तो वो सारे हेयर रिमूवल मेथड्स में आपको बाल और देर से आएंगे, मतलब आपको उतनी जल्दी जल्दी बाल वापस नहीं आएंगे अगर आपके बाल सॉफ्ट हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जो हेयर रिमूवल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेजरली दो तरह के हेयर रिमूवल मेथड्स होते हैं। एक तो हेयर रिमूवल मेथड्स वो होते हैं जिसमें आप बाल को जड़ से खींच के निकाल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि थ्रेडिंग, वैक्सिंग, प्लकिंग, और बहुत सारे और भी होते हैं जो मैं डिटेल में आपको अब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और दूसरे मेजरली वो हेयर रिमूवल मेथड्स होते हैं जिसमें आप बाल को जड़ से खींच के नहीं निकाल रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर से बाल को ट्रीट कर रहे हैं। इसमें जैसे कि शेविंग होता है या ब्लीचिंग होता है
या हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं, ऐसे और बहुत सारे होते हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में सारा बताऊंगी। तो आप किस तरीके का हेयर रिमूवल मेथड यूज़ कर रहे हैं, माने आप जड़ से खींच के निकाल रहे हैं या ऊपर ऊपर से ट्रीट कर रहे हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप जड़ से खींच के निकालते हैं तो आप जड़ समेत बाल को निकाल रहे हैं, तो उससे दो बातें होंगी। एक तो ये ज़्यादा पेनफुल होते हैं तरीके कंपेयर टू वो तरीके जिनमें आप ऊपर ऊपर से अपने बालों को ट्रीट कर रहे हैं और जड़ को बिल्कुल टच नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ ये कि जब आप बाल को जड़ से खींच के निकाल रहे हैं तो उसका रिजल्ट इस सेंस में तो अच्छा रहेगा कि बाल थोड़ा देर से आएगा। जब आप सुपरफिशियली रिमूव करते हैं बालों को तो जड़ वहीं है, तो बाल बहुत जल्दी वापस आ सकता है, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, डिपेंडिंग कि वो बाल हार्ड है कि सॉफ्ट है। जैसा कि मैंने बताया, हार्ड बाल होगा तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा और सॉफ्ट बाल होगा तो वो थोड़ा देर से आएगा। लेकिन अगर जड़ से खींच के निकाला है तो वो और थोड़ा डिले हो सकता है। उसमें भी ऑफ कोर्स अगर बाल हार्ड है तो वो जड़ से खींच के निकालने पर भी जल्दी आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा जब आप बाल को जड़ से निकाल रहे हैं थ्रेडिंग, वैक्सिंग, प्लकिंग करके, तो उसमें एक तीसरी प्रॉब्लम जो है वो ये कि उसमें इनग्रोन हेयर होने के बहुत चांसेस हैं। उसमें ये बहुत चांसेस हैं कि आपको पिंपल हो जाए, फॉलिकुलाइटिस हो जाए। फॉलिकुलाइटिस का मतलब है कि आपको हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन हो जाए। ये बहुत चांसेस हैं कि पेन के अलावा बाल ये हो सकता है कि उसमें निशान हो जाए, कोई ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका क्या हेयर रिमूवल का मेथड है उस पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी। सारे हेयर रिमूवल मेथड्स को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एक बार लिस्ट बताती हूँ कि मैं क्या क्या इस वीडियो में कवर करूँगी और क्या क्या हैं वो हेयर रिमूवल के मेथड्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अनवांटेड फेशियल हेयर को या बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो उन ट्रीटमेंट्स की लिस्ट जिसमें आप बाल को रूट से पुल कर रहे हैं, इसमें आता है थ्रेडिंग, वैक्सिंग, प्लकिंग या ट्वीजिंग और एपिलेटर। तो ये 4 तरीके हैं जिसमें आप रूट से पुल कर रहे हैं बाल को। फिर वो तरीके जिसमें आप सुपरफिशियली ट्रीट कर रहे हैं अपने बाल को, इसके अंदर हेयर रिमूवल क्रीम्स जो कि अवेलेबल हैं, जैसे कि वीट। इसके अलावा कुछ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हेयर रिमूवल क्रीम्स जिसमें एफ्लॉर्निथीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये सारी बातें मैं डिटेल में आपको एक ट्रीटमेंट को डिटेल में आपको समझाऊंगी। इसके अलावा ब्लीचिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सुपरफिशियली ट्रीट कर रहे हैं अपने बालों को। इसके अलावा आप शेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रिमर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा डर्मा प्लेनिंग एक तरीका है। तो ये वो तरीके हैं जिसमें आप ऊपर ऊपर से ट्रीट करें, इसमें आप बालों के रूट्स तक नहीं पहुंच रहे हैं। अब 2 ऐसे तरीके जो इन दोनों तरीकों से बिल्कुल अलग हैं, मतलब ना आप उसमें रूट्स को पुल कर रहे हैं और ना आप उसमें सुपरफिशियली ट्रीट कर रहे हैं। तो वो 2 तरीके हैं। एक तो आप सबने सुना होगा हेयर रिमूवल लेज़र, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में ही करना चाहिए, और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस भी एक ऐसा तरीका है जो इन दोनों तरीकों से बिल्कुल अलग है। हर तरीके के फ़ायदा नुकसान या किस तरीके के बालों के लिए वो सही रहेगा, किस तरीके की स्किन के लिए वो सही रहेगा, क्या उसमें आपको बातों का ध्यान रखना है, वो सब मैं अब आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसा मैंने बताया, थ्रेडिंग और वैक्सिंग और ब्लीचिंग, वो सारे तरीके एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो सबसे पहले वैक्सिंग के बारे में बात करेंगे। ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है हेयर रिमूवल का। इसमें कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स, शुगर वैक्स, बहुत सारी अलग अलग तरह की वैक्स आती है। अब वैक्सिंग में हम वैक्स लगा के और फिर हम उसको पुल करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, बालों के डायरेक्शन से ऑपोजिट पुल करते हैं तो वो सारे बाल रिमूव हो जाते हैं। तो अब इनमें किन बातों का आपने ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके हार्ड बाल हैं तो कई बार वो एक वैक्सिंग से नहीं निकलते, तो मल्टीपल स्ट्रिप्स लगानी पड़ती हैं वैक्स की, तो उससे हेयर फॉलिकल इरिटेट होता है। और कई बार वैक्सिंग के बाद देखा जाता है कि आपको फॉलिकुलाइटिस हो गई, जिसका मतलब कि वो हेयर फॉलिकल इतना इरिटेट हो गया कि उस हेयर फॉलिकल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई और बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और वैक्सिंग के बाद आपको पस वाले दाने बन सकते हैं। और कई बार वैक्सिंग के बाद इनग्रोन हेयर भी काफ़ी देखे गए हैं, वो बढ़ जाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वैक्सिंग की कि गर्मी में, इस मौसम में, जो बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी में, पसीने के मौसम में, ये देखा गया है कि जो वैक्स है वो एक बहुत अच्छा मीडियम है बैक्टीरिया और फंगस के ग्रो करने का। तो ये मैं बहुत केसेस देखती हूँ अपनी क्लिनिक में कि जिसमें वैक्सिंग के 10 दिन बाद कंप्लेन करते हैं लोग कि उनको बहुत फोड़े फुंसी हो गए हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस बहुत ज़्यादा उस वैक्स में ग्रो करते हैं। तो जब आप वैक्सिंग करवाएं या करें तो ये ध्यान रखें कि वो जो वैक्स है वो फ्रेश हो।
माने अगर वो पुरानी वैक्स है, 2 दिन 4 दिन हो चुके हैं उस वैक्स को बने हुए, तो ये चांसेस हैं कि उसमें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको उसमें बैक्टीरिया या फंगस ग्रो कर रही होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप वैक्सिंग करवा रहे हैं तो कि वो वैक्स बहुत सारे लोगों में इस्तेमाल ना हो। माने अगर आप घर में कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो आपने खुद ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन कई बार अगर आप किसी ऐसी जगह से करा रहे हैं, पार्लर से, सैलून से, तो ये ना हो कि वो वैक्स बहुत सारे लोगों में अगर इस्तेमाल होगी, उसमें नाइफ़ डाली जाएगी बार-बार, तो उसमें आपको वायरल इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस हैं। जैसे मैंने कई बार बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि हाथ में बहुत सारा मोलस्कम या वॉट हो गया है। वो मोलस्कम या वॉट्स वायरल इन्फेक्शन है और जो पेशेंट खुद ही हिस्ट्री देते हैं कि पहले ये नहीं था और हमने 10 दिन पहले वैक्सीन कराई है, तो उसके बाद से ये मोलस्कम या वॉट ये वायरल इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि वही वैक्स किसी और में इस्तेमाल की गई होगी जिनको ये इन्फेक्शन होगा। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपके लिए फ्रेश वैक्स इस्तेमाल की जाए, यूज्ड वैक्स इस्तेमाल ना की जाए। तो ये एक चीज़ हुई। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर बाल हार्ड हैं तो वो जल्दी आएंगे और अगर बाल सॉफ्ट हैं तो वो उतनी जल्दी नहीं आएंगे, वो वैक्सिंग पर भी वो अप्लाई करता है। अब वैक्सिंग के बाद एक दूसरा तरीका जिसमें आप बाल को जड़ से खींच के निकाल रहे हैं, ये है प्लकिंग या ट्वीज़िंग। तो प्लकिंग या ट्वीज़िंग में आप एक बाल को प्लक कर रहे हैं या ट्वीज़ करके निकाल रहे हैं, तो इसमें ये है कि ये ऑफकोर्स पेनफुल है और ये इस्तेमाल ही तब होगा जब आपके 2-4 ही बाल हैं। ऑफकोर्स अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल हैं तो आप प्लकिंग या ट्वीज़िंग नहीं करेंगे। अब देखिए, अब आपके 2-4 बाल हैं, वो तो आप जब करेंगे प्लक तो उसमें पेन होगा, ये तो है, क्योंकि आप खींच के निकाल रहे हैं बाल को। लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स जो देखी गई हैं अगर जब प्लकिंग या ट्वीज़िंग बहुत फ्रीक्वेंटली लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि हार्ड बाल हैं, तो आप प्लग करेंगे तो वो 2-4 दिन में ही बाल वापस आ जाएंगे, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि अगर आपकी ग्रोथ हार्ड है तो वो ज़्यादा जल्दी आएगी, चाहे हेयर रिमूवल मेथड कोई भी हो, है ना। तो अब वो बाल जल्दी आ रहे हैं तो वो जल्दी उसको प्लग कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको वहाँ की इन्फ्लेमेशन, हेयर फॉलिकल की फॉलिकुलाइटिस, पस वाले दाने, पिंपल्स, और इसके साथ साथ वो पूरा एरिया डार्क होता जाएगा क्योंकि पिगमेंटेशन होती जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी उतना ज़्यादा वो निशान छूटते रहेंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको, शुरुआत में तो नहीं लेकिन धीरे आपको महसूस होगा कि वो पूरा एरिया ही आपका डार्क हो गया है। ये प्लकिंग या ट्वीज़िंग से हो सकता है। अब तीसरा तरीका जो हेयर रिमूवल का, जिसमें आप बाल को जड़ से खींच के निकाल रहे हैं, वो है थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग का क्या फ़ायदा या नुकसान है वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, थ्रेड में जो आप थ्रेड कर रहे हैं तो उसमें एक बाल की जगह आप काफ़ी बार 3-4 बाल एक साथ निकाल सकते हैं, तो थोड़ा कम पेनफुल हो गया, लेकिन उसमें भी आप जड़ से खींच के निकाल रहे हैं। उसमें भी कई बार जो एरिया पिंपल प्रोन है उसमें कई बार थोड़ा पिंपल निकल सकता है। लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम देखी है थ्रेडिंग से, वो आईब्रोज़ में। देखिए, आईब्रोज़ में मैंने पेशेंट्स का देखा है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से करा रहे हैं जिसमें जहाँ बहुत सारे लोगों की थ्रेडिंग हो रही है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे थ्रेड ऐसा इस्तेमाल हो या जो लोग कर रहे हैं उनकी वजह से आपको उस एरिया में बहुत सारे छोटे प्लेन वॉट्स हो सकते हैं। ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईब्रो की ही प्रॉब्लम है, मैंने मेल्स में भी ये प्रॉब्लम देखी है जो बियर्ड की शेविंग कराते हैं कहीं बाहर से, तो उनको भी ये प्लेन वॉट्स का या फिलीफॉर्म वॉट्स का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ लेकिन हमें ध्यान में रखनी है कि अगर आप खुद से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह से करा रहे हैं तो थ्रेड फ्रेश हो और जो कर रहे हैं वो हाइजीनिकली करें, तो आपको एटलीस्ट, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए, अगर इन्फेक्शन कहीं भी है, किसी भी उसमें स्टेप पे इन्फेक्शन है, वो वॉट है या वो वायरस है, तो उसके बाद जहाँ स्किन, जब आप थ्रेड करेंगे या वैक्स करते हैं तो स्किन आपकी रॉ हो रही है, तो स्किन के पोर्स आपके खुल रहे हैं, तो ऐसे में इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस का चिपकना बहुत आसान हो जाता है। जब स्किन आपकी इंटैक्ट है तो वहाँ पे वायरस इतनी आसानी से नहीं चिपकेगा। अब जब आपने थ्रेडिंग कराई तो वो आपकी स्किन के पोर्स खुले हुए हैं, वहाँ पे वायरस का चिपकना आसान है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आप थ्रेडिंग करवाएं तो आपको अगर वो हाइजीनिकली ना की जाए तो उस एरिया में आपको इन्फेक्शन हो सकता है, उस बात का आपने ध्यान रखना है। अब फोर्थ मेथड जिसमें आप बाल को जड़ से खींच के निकाल रहे हैं, ये है एपिलेटर।
तो एपिलेटर इन सब से थोड़ा ज़्यादा पॉलिश तरीका है हेयर रिमूवल का। इसमें भी आप बाल को जड़ से खींच के निकाल रहे हैं। ये वो तरीका है जो आप घर में खुद से करते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपका अपना पर्सनल एपिलेटर होता है, तो जिसकी वजह से ये है कि इन्फेक्शन किसी और का तो कम से कम आपको नहीं लगेगा, है ना। अब दूसरी बात ये कि एपिलेटर्स, जब मैंने कॉलेज डेज़ में एपिलेटर खुद इस्तेमाल किया था तो इट वॉज़ वेरी पेनफुल। तो आई थैंक गॉड कि हेयर रिमूवल लेज़र आ गया दुनिया में और फिर एपिलेटर करना नहीं पड़ा मुझे। लेकिन एपिलेटर हैज़ बीन वेरी पेन, मतलब ये सबका अपना पेन थ्रेशोल्ड होता है। तो आप एपिलेटर ट्राई कर सकते हैं, और तब से अभी तक एपिलेटर भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं। तो अब वो एपिलेटर्स भी आ गए हैं जिसमें मसाजिंग भी आप साथ में कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए, और फेशियल एपिलेटर्स अलग से आ गए हैं, उसमें ब्रशेज़ आ गए हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें ऐड हो गई हैं। तो एपिलेटर्स आप ट्राई कर सकते हैं। ये फ़िलिप्स का आता है, ब्राउन का आता है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ का आता है, जो ये 2 टॉप की कंपनीज़ हैं जो आप इनका एपिलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप घर पे कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे ये कोविड के टाइम में और लॉकडाउन के टाइम में तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। और लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी वो तरीका जिसमें आप बाल को जड़ से खींच के निकाल रहे हैं उसमें पेन होगा, तो एपिलेटर में भी पेन होता है। अब वो तरीके जिसमें आप सुपरफिशियली अपने बालों को ट्रीट कर रहे हैं और उसको जड़ से खींच के नहीं निकाल रहे हैं, उनके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले तो हेयर रिमूवल क्रीम्स। देखिए, क्रीम्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि वीट, ये बहुत सारे एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल हैं। तो ये कैसे काम करते हैं? तो ये जो क्रीम्स हैं इनमें केमिकल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट इसके अंदर होता है। तो ये क्रीम आप लगाएंगे जिस भी एरिया में आपको बाल रिमूव करने हैं, लगा के कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद आप वेट टॉवल से उसको पूरा वाइप कर देंगे, तो वो क्रीम भी निकल जाएगी, साथ में बाल भी निकल जाएंगे, और पेनलेस तरीका है ये। इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो चेहरे पे आपने इसको नहीं लगाना है, बाकी बॉडी पार्ट्स पे आप अपने प्राइवेट पार्ट्स के हेयर, अपने अंडर आर्म्स के हेयर, हाथ के पैर के हेयर आप इससे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो आपने पहले पैच टेस्ट करना है। जब भी आप पहली बार अगर ये करने जा रहे हैं, तो आप हाथ पे पैर पे कहीं इसको पैच टेस्ट करें, और उसके बाद 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद ही आप उस एरिया पे करें जहाँ के बाल आप रिमूव करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जैसा कि मैंने बताया, वो हर चीज़, हर हेयर रिमूवल मेथड पे बात ये अप्लाई होगी कि अगर बाल हार्ड हैं तो वो जल्दी आएंगे, अगर बाल सॉफ्ट हैं तो वो जल्दी नहीं आएंगे। तो बाल हार्ड हैं तो फिर यही है हेयर रिमूवल क्रीम्स की परेशानी कि आप कितनी बार, आप हर 4 दिन में, हर 6 दिन में, हर 10 दिन में तो इसे नहीं कर सकते। तो लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हेयर रिमूवल क्रीम्स की ये डिसएडवांटेज है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि हेयर रिमूवल क्रीम्स अब ऐसी आ गई हैं, ये सेकंड एक हेयर रिमूवल मेथड है। ये रिमूवल क्रीम्स नहीं हैं, ये आपके बालों की ग्रोथ को कम करेंगी। ये डिफरेंट हैं हेयर रिमूवल क्रीम से, ये अलग तरीके से काम करती हैं। ये क्रीम्स लगाने से आपके बालों की ग्रोथ को ये कम करती हैं। तो इस तरीके से काम करती हैं। इन क्रीम्स के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं एफ्लोरनीथीन हाइड्रोक्लोराइड। तो एफ्लोरनीथीन हाइड्रोक्लोराइड, ये क्रीम्स जैसे एलिन, एफ्लोरा, ये सब इंडिया में पॉपुलर ब्रांड्स हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करती हैं और कैसे इन्हें इस्तेमाल करना है, देखिए इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इन क्रीम्स को आपको रोज़ लगाना है, आपको इन्हें सुबह शाम लगाना है। सुबह शाम का मतलब है कम से कम 8 घंटे का फ़र्क इसमें होना चाहिए सुबह शाम लगाने में। कम से कम 4 घंटा क्रीम लगी होनी चाहिए चेहरे पे, उसके बाद ही आप मुँह धोएं। और रोज़ सुबह शाम आप इसको लगाएंगे तब जाके आपको कुछ लगेगा कि आपकी हेयर कम हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसको बालों को शेव करके लगाना है, माने आप डायरेक्टली उसको लगाएंगे तो वो उतना अंदर जड़ तक नहीं जाएगी। तो सुबह शाम आपको बालों को शेव करके उसके ऊपर एफ्लोरनीथीन हाइड्रोक्लोराइड लगानी है, तब जाके ये कुछ काम करेगी। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मिराकुलस रिजल्ट इतने सालों में मैंने नहीं देखा है। और तो आप फिर भी अगर चाहें तो ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। सैड पार्ट एक और है इस क्रीम का, वो ये कि जब आप इसको इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो वापस से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। तो इस वजह से ये क्रीम्स मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं। और बहुत कम स्टडीज़ में ये शो किया गया है कि अगर आप हेयर रिमूवल लेज़र करवा रहे हैं तो उनके साथ अगर आप ये क्रीम इस्तेमाल करें तो कुछ % आपको रिज़ल्ट आपका बेटर हो सकता है।
बट अदरवाइज़ अपने आप में ये क्रीम कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट काम नहीं कर रही हैं। अब ये 2 अलग-अलग तरह की क्रीम्स हो गई जो आप अनवांटेड हेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका जिसमें हम सुपरफिशियली ट्रीट कर रहे हैं, अगला तरीका बहुत पॉपुलर वो है ब्लीच। तो ब्लीच को लेके भी अनगिनत सवाल मुझसे लाइव सेशन में और अदरवाइज़ भी पूछे जाते हैं, तो मैं इसके बारे में अब बताना चाहती हूँ। देखिए, ब्लीच एक केमिकल है जो आप लगाएँगे, तो ब्लीच सिर्फ कैमोफ्लेज कर रहा है बालों को, वो बालों को हटा नहीं रहा है। तो ब्लीच आप कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो, अगर आपको पिंपल्स नहीं हैं तो आप ब्लीच कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि ब्लीच का गैप बहुत लंबा रखें, मतलब हर महीने ब्लीच ना करें और 4-6 महीने में एक बार ब्लीच करें। और अगर आपके हार्ड बाल हैं तो वो ब्लीच करे हुए अच्छे नहीं लगेंगे। आपके फाइन सॉफ्ट बाल हैं तो आप ब्लीच के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, और आपके कॉम्प्लेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा ना हो कि ब्लीच करने के बाद आपके बाल और ज़्यादा हाईलाइट हों, माने जो पहले डार्क बाल थे वो आपके कॉम्प्लेक्शन से मर्ज कर रहे थे और ब्लीच करने के बाद वो बाल और ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मुझसे पूछा जाता है कि कौन सी ब्लीच बेस्ट रहेगी, तो ये मैं बताना चाहती हूँ। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे इस सवाल का जवाब दिया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से फॉलो करिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग रील, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं इंस्टाग्राम पे बनाती हूँ जो यूट्यूब से थोड़ा अलग होता है। तो अब इसके बारे में बताती हूँ। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि डी टैन ब्लीच और ऑक्सी ब्लीच और फ्रूट ब्लीच और हनी ब्लीच, तो ये मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, ये सारी ब्लीच सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ब्लीच दूसरी ब्लीच से थोड़ी बेटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर ब्लीच में, चाहे उसका नाम आप कुछ भी रख दें, हर ब्लीच में वो एक केमिकल है जिसकी वजह से उस ब्लीच का ब्लीचिंग एक्शन है। तो ये सोचना कि अगर वो हनी है तो वो लाइट है, या वो फ्रूट है तो वो माइल्ड है, या वो ऑक्सी है तो वो बहुत ज़्यादा कुछ ऑक्सीजन दे रही है चेहरे को, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सारी ब्लीच सेम है। तो आप कोई भी ब्लीच इस्तेमाल करें, बनाने का तरीका सही होना पड़ेगा और सिलेक्शन सही होना पड़ेगा। ये ना हो कि स्किन सेंसिटिव है, कुछ पहली बार ऑफ कोर्स कर रहे हैं तो आप पैच टेस्ट कर लें, लेकिन वही सच्चाई रहेगी कि सारी ब्लीच सेम है। अगर किसी ब्लीच में केमिकल ही नहीं होगा वो वाला, तो उसका ब्लीचिंग एक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए ये सवाल ही गलत है कि कौन सी ब्लीच बेस्ट रहेगी और कोई एक ब्लीच जो इन सब में से ज़्यादा अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब अगला हेयर रिमूवल मेथड, तो हम अभी बात कर रहे हैं वो सारे हेयर रिमूवल मेथड्स की जिसमें हम बालों को सुपरफिशियली ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ब्लीच और हेयर रिमूवल की 2 अलग-अलग क्रीम्स के बारे में बताया। अब अगला हेयर रिमूवल मेथड जिसमें आप सुपरफिशियली बालों को ट्रीट कर रहे हैं, ये है ट्रिमर। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रिमर मेल्स के तो काफ़ी समय से अवेलेबल थे और अब ऐसे ट्रिमर्स भी आ गए हैं जो बैटरी ऑपरेटेड हैं, और ट्रिमर्स फीमेल्स के अलग आ गए हैं। ये एस्थेटिकली भी बहुत अच्छे हैं। इसमें लिपस्टिक के साइज़ के ट्रिमर्स और टूथब्रश के जैसे ट्रिमर्स अवेलेबल हैं जो आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए बहुत आसान है। ट्रिमर्स ऐसे काम करते हैं कि आपने ये ट्रिम करेंगे बालों को, और ये इतनी क्लोज ट्रिम करते हैं कि बाल अल्टीमेटली वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि बाल था, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और अच्छी बात ये है कि क्योंकि आप इसको रूट से पुल नहीं कर रहे, तो ये पेनलेस होते हैं, आप इनको कैरी कर सकते हैं, रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। वो फैक्ट रहेगा कि हार्ड बाल हैं तो बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो वो थोड़ा जल्दी आएंगे। सॉफ्ट बाल हैं तो उनकी ग्रोथ ही उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो आपके और लेट आएंगे, तो आपको उतनी फ्रिक्वेंटली ट्रिमर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ट्रिमर बहुत अच्छे आजकल आने लगे हैं जिसमें कि ऐसे ट्रिमर्स भी हैं जिसमें साथ में ब्रश लगा हुआ है, तो आप बालों की डायरेक्शन पहले ठीक करिए और उसके बाद ट्रिमर को इस्तेमाल करिए। और ट्रिमर ऐसे बैटरी ऑपरेटेड आने लगे हैं कि जिसमें आपको अगर आईब्रो को भी एक्स्ट्रा बाल हटाने हैं तो आप उनको ट्रिम कर सकते हैं, और अगर आपको आईब्रो का कोई बाल लंबा लग रहा है तो आप उसको भी उस तरह से क्लिप कर सकते हैं कि जो कि बाल आपका लेंथ भी ठीक हो जाए और डायरेक्शन भी ठीक रहे और एक्स्ट्रा बाल हटें, और जो बाल आपको नहीं हटाने हैं वो नहीं हटेंगे। तो ट्रिमर अलग अलग तरह के आ गए हैं, बस आप एक बार उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए वो आसानी रहेगी। आगे से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे उसे इस्तेमाल करना है। तो ट्रिमर एक बहुत ही अच्छा तरीका है फीमेल्स के ट्रिमर्स जो कि आप अनवांटेड हेयर हटाने के लिए। अब ट्रिमर के अलावा अगला तरीका जो काफ़ी पॉपुलर है वो है डर्मा प्लेनिंग। तो डर्मा प्लेनिंग एक ऐसा तरीका है जो मुझे काफ़ी एक्साइट करता है। ये डर्माटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में ही होता है, ये आप घर में नहीं कर सकते।
लेकिन ये आपका बहुत ही अच्छा आपकी स्किन की टेक्सचर को भी इम्प्रूव कर देता है, स्किन की टोन को भी इम्प्रूव कर देता है। तो अगर आपने आज तक डर्मा प्लेनिंग नहीं करवाई है तो आप ज़रूर करवा के देखिए डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में। ये घर में नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बड़ा स्पेसिफिक ब्लेड इस्तेमाल होता है और इसको करने का तरीका बहुत एक अलग होता है, तो ये हर कोई नहीं कर सकता। इसको प्लीज़ आप किसी सैलून या स्पा से या किसी पार्लर से ना करवाइएगा। तो ये पीच फज़ के लिए होता है। देखिए, अगर आपके बहुत सॉफ्ट फाइन बाल हैं, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है और थोड़े डेड पिगमेंटेड सेल्स भी हैं, तो आप डर्मा प्लेनिंग करवाइए। और डर्मा प्लेनिंग में सारे वो पीच फज़ वाले जो फाइन सॉफ्ट बहुत सारे बाल हैं वो भी हटेंगे और डेड सेल्स सारे हटेंगे। तो वो आपका बहुत अच्छा ग्लो आएगा चेहरे पे। चेहरा इतना साफ, इतना नीट लगेगा कि उसके बाद आप 24 आवर्स के बाद मेकअप भी कर सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू लव द रिजल्ट। अब डर्मा प्लेनिंग के बाद एक और तरीका जो सुपरफिशियली बालों को ट्रीट करने का जो बहुत पॉपुलर है, जिसके जो आप अभी तक सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया, वो है शेविंग। तो शेविंग के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ तो वो रेजर्स होते हैं जैसे ट्रिपल ब्लेड, डबल ब्लेड, जो जैसे मेल्स के होते हैं वो फीमेल्स अपनी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकती हैं। फीमेल्स के रेजर्स थोड़े अलग भी आते हैं जिसमें उन्होंने थोड़ा ऐसा कुछ ऊपर स्टिकर जैसा लगाया होता है जो कि आपको साथ ही में स्किन को बहुत मॉइस्चराइज कर देगा। और फीमेल्स के एक तीसरे ब्लेड्स भी आते हैं जो कि डिफरेंट तरह के रेज़र्स होते हैं, जिसका एक ब्रांड बहुत पॉपुलर है, वो है टिंकल रेज़र। तो टिंकल रेज़र हम लोग भी वैसी एक चीज़ अपनी क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, हमारी क्लिनिक में हम इस्तेमाल करते हैं आईब्रोज़ के लिए। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आईब्रो के हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में इंस्टाग्राम रील बनाई है, क्योंकि उसका एक बड़ा स्पेसिफिक हेयर रिमूवल लेज़र का प्रोब इस्तेमाल होता है जिससे आप अनवांटेड हेयर आईब्रो के हटा सकते हैं, आईब्रो को बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं। और लॉकडाउन जैसी चीज़ों में और जब आप बहुत फ्रीक्वेंटली पार्लर विजिट नहीं करना चाहते तो आप अनवांटेड हेयर कैसे हटाएं, तो ये आईब्रो का हेयर रिमूवल लेज़र, जो कि मुझे भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा दिखा क्योंकि लॉकडाउन में, क्योंकि मैंने आईब्रो का हेयर रिमूवल लेज़र करवाया हुआ था, तो मुझे 6 महीने तक, 8 महीने तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई अनवांटेड हेयर की। तो वो उसमें हम ये रेज़र इस्तेमाल करते हैं, टिंकल रेज़र, कि जिसमें हम वो बड़ा ही फाइन सा रेज़र होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा बाल आपके आईब्रो के हटा के और फिर उसके ऊपर हम लेज़र करते हैं। तो वो टिंकल रेज़र आप फेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बहुत एक अच्छा तरीका होगा अगर आपके फ़ाइन बाल हैं तो। अब देखिए, अगर आपके हार्ड बाल हैं तो टिंकल रेज़र करने से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं है, क्योंकि फिर आपके बाल 2-3 दिन में, 4 दिन में ही वापस आ जाएंगे। तो रोज़ रोज़ तो हम आदमियों की तरह रेज़र नहीं कर सकते, तो इसलिए। लेकिन अगर आपके फ़ाइन सॉफ्ट बाल हैं तो आप ये फीमेल्स का रेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई पेन भी नहीं है। और इसमें कोई, अगर फाइन सॉफ्ट बाल हैं तो आपको कुछ इसमें फॉलिकुलाइटिस, कोई इन्फेक्शन कुछ भी होने के चांसेस भी नहीं हैं। और हार्ड बाल भी हैं तभी भी आपको कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादातर तब होता है जब हम बालों को जड़ से खींच के निकाल रहे होते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है शेविंग का कि जो आप अपने फेस पे कर सकते हैं। अब शेविंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार मुझसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लोग पूछते हैं कि शेविंग करने से बाल और ज़्यादा हार्ड तो नहीं उगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, जैसे बाल हैं वैसे ही उगेंगे। दूसरा, लोग पूछते हैं शेविंग करने से बाल और ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं उगेंगे, ऐसा नहीं हो रहा। हार्ड बाल हैं तो वो वैसे ही तेज़ी से उगेंगे और सॉफ्ट बाल हैं तो वो सॉफ्ट ही उगेंगे और सॉफ्ट होने की वजह से वो देर देर से ही उगेंगे। तो मैं क्लियर करना चाहती थी शेविंग के कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तीसरा सवाल जो शेविंग का मुझसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो ये कि जितने हैं उससे ज़्यादा तो नहीं उगेंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा। जितने बाल हैं उतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि शेव करेंगे तो वो नंबर में बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो शेविंग एक अच्छा डिसेंट तरीका है, मैं कहूँगी फीमेल्स के लिए, अगर आपके फ़ाइन बाल हैं। हार्ड बाल हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे परेशानियां हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर ही रहे हैं रिजल्ट्स को लेके। तो अब मैं आपको बात बताती हूँ वो 2 मेथड्स जो इन सारे हेयर रिमूवल मेथड से बिल्कुल अलग हैं, जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग है। तो उसमें सबसे पहले तो हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में मैं आपको बताऊँगी। लेज़र से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पहले भी बनाई हैं जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में।
कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। हेयर रिमूवल लेज़र का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें लेज़र लाइट आपके बालों पे डाली जाती है। वो लाइट आपका हेयर फॉलिकल एब्ज़ॉर्ब करता है, आपके बाल की जड़ वो लाइट एब्ज़ॉर्ब करती है और वो लेज़र लाइट आपके बालों के पिगमेंट सेल्स पे और बालों के हीमोग्लोबिन पे जाती है, उनको डिस्ट्रॉय करके बाल की ग्रोथ को ख़त्म करती है। तो इस वजह से हर सेशन में धीरे-धीरे बाल कम होते जाते हैं। इस तरीके से हेयर रिमूवल लेज़र काम करता है। जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बाल देख के समझ जाएंगे कि अगर आपको कोई हार्मोनल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, कि अगर उनको लगता है कि ये अनयूजुअल हेयर ग्रोथ है, तो वो आपके ब्लड टेस्ट भी कराएंगे और जिससे कि ये पता चलेगा कि अगर कोई अनयूजुअल ग्रोथ है तो हार्मोनल इवैल्यूएशन करके अगर कोई हार्मोन्स की दिक्कत है तो उसके हिसाब से उसे भी ट्रीट किया जाएगा ताकि आपको और जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिले। और अगर कोई हार्मोन्स की दिक्कत है तो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बताई जाएगी। तो ये हो गई एक बात। और दूसरी अब इम्पॉर्टेंट बात हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में कि जब आप लेज़र कराते हैं तो उसमें उस एरिया को शेव करके जेल लगा के लेज़र किया जाता है। लेज़र करने से ये होगा कि हर सेशन में आप देखेंगे कि आपके बाल जितने हार्ड थे उससे फाइन होते जा रहे हैं, आपके बाल नंबर में, डेंसिटी में जितने थे उससे कम होते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि हेयर साइकिल लंबी होती जा रही है। तो हेयर साइकिल लंबी होती जा रही का मतलब ये है कि अभी अगर आपके बाल 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने में आते हैं तो धीरे धीरे वो बाल 6 हफ्ते में, 2 महीने में, 2.5 महीने में, ऐसे गैप लंबा होता जाएगा और धीरे धीरे वो बाल और देर से आएंगे और इसी तरह से हेयर रिमूवल लेज़र काम करता है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हेयर रिमूवल लेज़र के बारे में पता होनी चाहिए, आपके बाल कैसे हैं, हार्ड हैं कि फाइन है, किस जगह का लेज़र हो रहा है, प्राइवेट पार्ट्स का लेज़र हो रहा है, चेहरे का लेज़र हो रहा है, किस बॉडी पार्ट का लेज़र हो रहा है, उसके हिसाब से और आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, आपका वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, इसके हिसाब से एनर्जी डिसाइड होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाया जाए और ये ज़रूरी है कि आप इसको सैलून से, स्पा से या ब्यूटी पार्लर से ना करवाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल इवैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन किसी का वीटिश है और बाल डार्क हैं, कॉम्प्लेक्शन वीटिश है लेकिन बाल सॉफ्ट फाइन हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर है लेकिन बाल डार्क हैं, हार्ड कोर्स हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर है लेकिन बाल भी ब्लॉन्ड हैं, फाइन सॉफ्ट पीची हैं, तो हर तरीके के बालों में बिल्कुल अलग तरह के पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं और जिसकी वजह से ये ज़रूरी है कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट से ही करवाई जाए। तो डर्मेटोलॉजिस्ट सही पैरामीटर से भी करेंगे और अगर हार्मोनल इवैल्यूएशन में कोई दिक्कत आती है तो उसको भी साथ में ट्रीट करेंगे ताकि आपको और जल्दी और अच्छा रिजल्ट आए। और लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर हार्मोनल दिक्कत है तो किसी को इसमें मेंटेनेंस सेशंस की भी आगे ज़रूरत पड़ सकती है और एंड रिजल्ट ये रहेगा कि आपके बाल काफ़ी कम हो जाएंगे, हार्ड जितने थे उससे फाइन सॉफ्ट हो जाएंगे और काफ़ी बार बाल इतने कम हो जाते हैं कि फिर आगे आपको लेज़र सेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपको बताती हूँ एक और हेयर रिमूवल मेथड के बारे में, ये है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक बिल्कुल ही अलग हेयर रिमूवल मेथड है। जो जितने भी मैंने आपको हेयर रिमूवल मेथड बताए हैं उनसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग है और ये बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है। बहुत मतलब जब हेयर रिमूवल लेज़र आया भी नहीं था दुनिया में उसके पहले से इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है। और सबसे स्ट्रेंज और फ़नी बात मुझे अपने बारे में ये लगती है कि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस भी करवा रखा है और मैंने 1 या 2 शॉट्स ही इलेक्ट्रोलिसिस के लिए थे और उसके बाद मैं वहाँ से भाग गई थी क्योंकि मुझे वो बहुत ही पेनफुल लगा था। दिस इज़ आई थिंक 25 ईयर्स बैक एंड 20 ईयर्स बैक एंड तब मैं 20 ईयर्स बैक मैं तब मेडिकल स्कूल में रही होंगी, तब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बनी थी और तब 20 साल पहले इलेक्ट्रोलिसिस एक नया तरीका आया था। और तो इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ कि ये काम कैसे करता है। इलेक्ट्रोलिसिस में एक फ़ाइन नीडल होती है और वो नीडल आपके बाल में इंसर्ट की जाती है और इलेक्ट्रोलिसिस में एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जो उस हेयर फॉलिकल को इलेक्ट्रिक करंट से हम डिस्ट्रॉय करते हैं और जिससे कि धीरे धीरे बाल उगना बंद हो जाता है। अब इसमें कुछ बातें बुरी और कुछ बातें अच्छी, ये मैं आपको बताती हूँ। बुरी बात ऑफ कोर्स ये कि इसमें ये उस टाइम पे तो बहुत पेनफुल होता था। अब कोई नया इलेक्ट्रोलिसिस आया तो पता नहीं, पर मेरे ख्याल से अब इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई नहीं है क्योंकि उसके बाद से लेज़र्स ही आ गए थे। और दूसरी चीज़ इसके बारे में बुरी ये कि अगर 40 बाल हैं तो हर बाल को आपने इलेक्ट्रिक करंट से जलाना है, माने 40 बार आपको
पेन होगा या शायद उससे भी ज़्यादा बार, तो मैंने ये काफ़ी पेनफुल है। तीसरी इसमें प्रॉब्लम ये कि इसमें बहुत ही ज़्यादा सेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ये 2, 4, 6 सेशंस की बात नहीं है। अच्छी बात इसमें ये कि जैसा कि मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ जिनके थोड़े से वाइट बाल होते हैं कि हेयर रिमूवल लेज़र वाइट बालों पे काम नहीं करता, क्योंकि हेयर रिमूवल लेज़र आपके पिगमेंट को टारगेट करता है। तो क्योंकि हेयर रिमूवल लेज़र पिगमेंट को टारगेट करता है, इसलिए सफ़ेद बालों पे काम नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस सफ़ेद बालों पर भी काम करता है, तो वाइट बालों पर इलेक्ट्रोलिसिस काम करता है, ये इसकी अच्छी बात है। तो अब ये तो हुए सारे हेयर रिमूवल मेथड्स जितने मैं डिटेल में आपको बताना चाहती थी, तो वो सब हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या सही रहेगा अगर आपके सॉफ्ट बाल हैं, थोड़े बहुत से बाल हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस आपको चेहरा थोड़ा क्लीन करना है किसी पार्टी से पहले या कुछ ऐसे, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए सही रहेगा जो फीमेल्स के रेज़र्स हैं, टिंकल रेज़र्स, या आपके लिए फ़ीमेल के ट्रिमर्स, ये सही रहेंगे। और क्योंकि इसमें आप जड़ से कुछ कर नहीं रहे हैं बालों को, और अगर आपके हार्ड ब्लैक कोर्स बाल हैं, तो इन सब में से मैं सजेस्ट करूँगी कि फिर भी मेरी टॉप चॉइस हेयर रिमूवल लेज़र ही रहेगी, क्योंकि बाकी सब में या तो पिंपल्स या फोड़े फुंसी या इनग्रोन हेयर हार्ड बालों में होने के चांसेस हैं, या फिर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और हार्ड बाल अगर आपके हैं तो आपके लिए थोड़ा वो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीक विद माई न्यू वीडियो। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे इंडोर्स। बाय बाय, टेक केयर।